हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं रिसर्च में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है फ्यूचर में। ये रिसर्च में एक माइलस्टोन है, ये रिसर्च में एक रिवॉल्यूशन की तरह आएगा, एक ब्रेक थ्रू की तरह है। आइए देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। इसी जो टॉपिक है हमारा टॉपिक क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके ऊपर नेचर में जो हम जानते हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन जर्नल है, वहां पे एक आर्टिकल आया है अभी 2020 में नेचर न्यूज के अंदर 3 जून 2020 में इसके बारे में रिपोर्ट किया गया है। और सन 2017 में केमिस्ट्री का नोबेल भी इसी टॉपिक पे दिया गया था। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा रिसर्च की फील्ड में। तो आइए देखते हैं क्या है क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और क्यों इसके ऊपर इतना फोकस है। क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये पहले की टेक्निक है, करीब 1 डेकेड पुरानी टेक्निक है। बट 2 ग्रुप्स हैं, 2 साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं। पहला है होल्गर स्टार्क का ग्रुप जो कि काम कर रहे हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है गॉटिंगन में, जो आप जानते हैं, जिसके बारे में वहां पे इनका ग्रुप काम कर रहा है। और दूसरे साइंटिस्ट हैं जॉर्ज स्कियर्स और राडू एरिसेस्को का ग्रुप है। ये लोग काम कर रहे हैं कैम्ब्रिज में। तो ये दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे थे एक प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन का नाम ध्यान रखिए एपोफेरिटीन है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एपोफेरिटीन मतलब क्या हुआ। ये एक आयरन स्टोरेज का प्रोटीन है। इसके अंदर आयरन को स्टोर किया जाता है बॉडी में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका बहुत स्टेबल नेचर है। ठीक है, ये इसका जो नेचर है चेंज नहीं होता है किसी कांटेक्ट में आने से, स्टेबल नेचर है। इसीलिए इस चीज को या इस प्रोटीन को यूज किया गया इस स्टडी के अंदर। ठीक, तो ये बता दिया मैंने कि 2 ग्रुप कौन कौन से काम कर रहे हैं इसके अंदर। अब आगे चलते हैं ब्रेकिंग बाउंड्रीज में। ब्रेकिंग बाउंड्रीज या इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये एक डेकेड ओल्ड टेक्निक है, लगभग 10 साल पुरानी टेक्निक है। इसीलिए मैंने कहा सन 2017 में इसके ऊपर केमिस्ट्री में नोबेल भी दिया गया है। इसमें किया क्या जाता था, इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही तरह इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता था। किस तरीके के सैंपल पे, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका सैंपल होना चाहिए वो फ्लैश फ्रोजन होना चाहिए। फ्लैश फ्रोजन का क्या मतलब हुआ, सडनली टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया जाता है फ्लैश फ्रीजिंग टेक्निक में, जिससे कि सैंपल के अंदर क्रिस्टल्स या आइस के क्रिस्टल्स ना फॉर्म हो। इसीलिए उसका टेम्परेचर सडनली बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसे सैंपल्स को हम लोग फ्लैश फ्रोजन सैंपल्स बोलते हैं। तो यही फ्लैश फ्रोजन सैंपल्स का यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करने के लिए। और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है और जो इमेज जो जनरेट होती है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग काफी पुरानी 10 साल पहले की टेक्निक, 10 साल पहले इस तरीके से काम किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें एडवांसमेंट होने लगा। क्या एडवांसमेंट हुआ, किस टेक्नोलॉजी पे लोगों ने काम किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो टेक्नोलॉजी जिसपे लोगों ने काम किया वो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी सैंपल के ऊपर तो रिकोशे करके वापस आता है, उसको किस तरीके से बेटर रिकॉर्ड किया जा सकता है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और दूसरा काम हुआ इमेज के एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते थे पहले, उनके ऊपर भी काफी काम करके उनको डेवलप किया गया, उनको बेटर किया गया। तो इमेज एनालिसिस हमारा बेटर हुआ और किस तरीके से हम रिकोशे किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिकॉर्ड कर सकें, यूज कर सकें, उस पर काफी काम किया गया। तो ये 2 एडवांसमेंट्स थे। उसके बाद आते हैं रिजोल्यूशन इन रिवॉल्यूशन। तो रिजोल्यूशन के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन की तरह ये एक क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने देखा कि लगभग हम 1.2 एंगस्ट्रॉम तक की जो 2 क्लोज पॉइंट्स हैं उनको भी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हम लोग बात यहां कर रहे हैं एटॉमिक स्केल की, एक सिंगल एटम को भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस समय जो इमेज इससे एपोफेरिटीन के एटम्स की दिखाई गई है नेचर के न्यूज में, वो आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं एक ग्राफ के माध्यम से कि धीमे धीमे किस तरीके से रेजोल्यूशन लिमिट कम होती चली जा रही है साल दर साल क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिजोल्यूशन
लेवल की या रेजोल्यूशन लिमिट की। अब बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास अभी तक जिस टेक्निक पे हम लोग काम करते आ रहे हैं वो कौन सी है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे हम अभी तक डिपेंडेंट थे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या करती है? बेसिकली हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है, जिस डिफ्रैक्शन पैटर्न किस चीज का देती है? जब एक पर्टिकुलर एक प्रोटीन या पर्टिकुलर सैंपल को हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्सरेज डाली जाती हैं, उससे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि उस सैंपल का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि उसके लिए हमें उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उस सैंपल का क्रिस्टल फॉर्म मिलना जरूरी है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इस क्रिस्टल फॉर्म को बनाने में एक तो बहुत समय लगता है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे मेडिकली इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स या सैंपल्स को हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को का एक डिसएडवांटेज की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करें क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, तो उसमें क्या है? उसमें हमें क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें सिर्फ इतनी जरूरत है कि जो भी आपका सैंपल है वो एक प्यूरिफाइड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम उसको आसानी से क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब जो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या एरिना खुल रहे हैं, किस किस फील्ड में हम काम कर सकते हैं, उसको देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम एक एटॉमिक स्केल पे इससे देख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम कैन बी सीन। एक एक सिंगल एटम को हम इससे देख सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप जानते हैं क्या है? एंजाइम्स की फंक्शनिंग हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप जानते हैं एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं, ग्रूव्स पाए जाते हैं, जहां पे क्या होता है, लिगेंड आता है, जुड़ता है, उसके बाद इंटरेक्शन होता है और प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाता है। या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है, किस तरीके से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पहले की अपेक्षा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ड्रग डिजाइनिंग में क्या होता है? हमारी एक ड्रग है, हमारा एक लिगेंड है, वो आकर के हमारे किसी भी प्रोटीन या टारगेट साइट से आकर के जुड़ता है, वहां पे किसी चीज को रिप्लेस करता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, कोई किसी और तरीके की बॉन्डिंग बनाता है। वो किस तरीके से, किस एटम से, किस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, किस अमाइनो एसिड से इंटरेक्ट कर रहा है, हम ये सारी की सारी चीजें पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो ये साइंटिस्ट हैं, जो सीयर्स हैं, इन्होंने यहां तक कहा है कि एक एपोफेरेटिन प्रोटीन के अंदर जब ये देख रहे थे, एपोफेरेटिन प्रोटीन को जब ये देख रहे थे, तो वो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स जो कि प्रोटीन के अंदर है और जो कि सराउंडिंग वाटर के अंदर है, उसको तक पिन पॉइंट करके देख सकते थे। तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। तो आप इसको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा यूज में देखेंगे। जो भी माइक्रोस्कोप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट लैब्स हैं, अब धीमे धीमे वो क्या होंगी, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ शिफ्ट करेंगी और स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करना कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान होगा इन फ्यूचर में। तो ये थी क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कहानी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।